नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार पटेल और आप सभी का अपने YouTube चैनल पायलट एस सूरज पटेल लाइफ ऑन ट्रैक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, खासकर वो कैंडिडेट जो स्टेट लेवल या फिर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, स्टेट लेवल सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो एक पर्टिकुलर टॉपिक जो कि अफास्पा, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर आप स्टेट लेवल पे सिविल सर्विस की तैयारी करते हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो मैं इस टॉपिक का रेलेवेंस बता दूं कि आपका प्रिलिमिनरी की अगर बात करूं, इसमें जो आपके करंट इशू होते हैं, करंट इशू उसमें ये पूछा जाता है या आता ही आता है इसके ऊपर क्वेश्चन। और अगर मैं मेंस की बात करूं, तो मेंस में मेनली ये जीएस पेपर सेकंड एंड जीएस पेपर थर्ड को ये कवर करता है, जिसमें इस टॉपिक का बहुत ज्यादा रेलेवेंस है। आपको मेंस में आंसर राइटिंग करने के लिए ये टॉपिक को अच्छे से समझना चाहिए, जिससे कि आपके पास फैक्ट्स हो, आप आंसर राइटिंग को और अच्छा और फैक्चुअल बना पाए। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों अफास्पा के बारे में। दोस्तों, अफास्पा ये एक्ट आया था 1958 में। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये पूरा इसका नाम क्या है? ए से आर्म्ड, एफ से फोर्सेस, एस फॉर स्पेशल, पी से पावर और एक्ट 1958। दोस्तों, ये पूरा नाम हो गया। अगर इसको हिंदी में बोलें तो क्या बोलेंगे? सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958। दोस्तों, इसके बारे में हम बात करें इससे पहले इसकी डेफिनेशन बता दें, इसकी जरूरत क्या पड़ती है। दोस्तों, ये किसी भी राज्य में राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार इसको लागू करती है। कहाँ पे लागू किया जाता है? ये लागू किया जाता है दोस्तों जब राज्यपाल किसी भी राज्य या उस राज्य के किसी भी हिस्से को अशांत घोषित करते हैं कि ये क्षेत्र अशांत है, तो वहां पे इस अफास्पा को लागू किया जाता है। लागू करने का कारण होता है कि ये उस अशांत क्षेत्र को सार्वजनिक व्यवस्था बनाने के लिए मदद करता है। ये अधिनियम सार्वजनिक व्यवस्था बनाने के लिए इसको लाया गया था। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करता हूँ इन हिस्ट्री में कि ये आया कैसे। दोस्तों, 1942 में जब भारत में चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, जब भारतीयों द्वारा यह आंदोलन चलाया गया अंग्रेजों के खिलाफ, तो उस समय अंग्रेजों ने भारतीयों की आवाज दबाने के लिए 15 अगस्त 1942 को इसका ऑर्डिनेंस पास किया। ऑर्डिनेंस अफास्पा का ऑर्डिनेंस पास किया, बाद में इसको एक्ट बना के अंग्रेजों ने इसको लागू कर दिया। जब देश आजाद हुआ हमारा अंग्रेजों से, तो उस समय जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने इस कानून को या इस अधिनियम को खत्म नहीं किया, बल्कि 1958 में इसको संसद द्वारा अधिनियम बना के पारित कर दिया, और ये तब से और आज भी लागू है। और अफास्पा कानून आज भी पूर्वोत्तर के राज्यों में, जम्मू कश्मीर और पंजाब में इसको शुरुआत में लागू किया गया। कहाँ कहाँ पे इसको लागू किया गया? इसको पूर्वोत्तर के राज्यों में, पंजाब और उसके बाद जम्मू कश्मीर। ये मेनली वो राज्य थे जहाँ पे अफास्पा कानून को ज्यादा बार या पहली बार सबसे ज्यादा लागू किया गया। पूर्वोत्तर राज्यों से बात करें, सबसे पहले पंजाब की बात कर लेते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम जब पंजाब में इसको लागू किया गया, तो पहली बार लागू करने के बाद ही वहां के विधानसभा ने, विधानमंडल ने इस कानून को क्या कर दिया? निश्चित कर दिया। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहली बार किस राज्य से अफास्पा को निश्चित किया गया? तो पंजाब में सबसे पहले खत्म किया गया। फिर पूर्वोत्तर के दो राज्य, एक त्रिपुरा और मेघालय, त्रिपुरा और मेघालय ने भी इस कानून को बाद में वापस ले लिया, यानी कि इन दो जगह पे भी अब अफास्पा कानून नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के बाकी राज्य जैसे असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, वहां पे आज भी लागू है। तो ये कहाँ कहाँ पे लागू है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। दोस्तों, अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसके प्रावधान क्यों है, क्यों इसका इतना विरोध होता है। अगर मैं विरोध की बात करूं, तो इस कानून को या इस अधिनियम का विरोध सबसे पहले जितने भी मानवाधिकार संगठन है, वो सब इसका विरोध करते हैं और इस अधिनियम को आक्रामक अधिनियम का नाम देते हैं, आक्रामक अधिनियम का नाम देते हैं। फिर सन 2005 में न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी समिति बनी थी, जिनके इनके आयोग की सिफारिशों के आधार पे, इनका जो आयोग बना था, इनके समिति की जो सिफारिश थी, इस सिफारिशों में इन्होंने भी अफास्पा नियम को खत्म करने की बात कही थी। उसके बाद द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी जीवन रेड्डी आयोग की सिफारिशों का पूर्ण समर्थन किया था। इसके अलावा मणिपुर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मणिपुर की
एक महिला है जिनका नाम है इरोम शर्मिला। इरोम शर्मिला इरोम शर्मिला जी ने इस कानून के विरोध में 16 वर्षों तक लगातार भूख हड़ताल किया, जिनको आप मणिपुर की आयरन लेडी भी बोलते हैं। तो मणिपुर की जो इरोम शर्मिला जी हैं, इन्होंने 16 वर्षों तक भूख हड़ताल किया और इस कानून को वापस लेने के लिए अपना विरोध, आज भी इनका विरोध जारी है और इसको इनको मणिपुर का आयरन लेडी भी बोला जाता है। दोस्तों ये सुर्खियों में क्यों आया? अभी आजकल आप न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो तो द हिंदू में कल के एडिटोरियल सेक्शन में भी इसके बारे में दिया हुआ था, कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ, उसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों ये सुर्खियों में आया कब? ये आया दोस्तों, ये मणिपुर के मालोम मालूम नामक शहर में जो नरसंहार हुआ, मालूम नामक शहर के अंदर में जो नरसंहार हुआ, उस नरसंहार के बाद अफास्पा कानून पुनः चर्चा में आया और इस चर्चा की वजह से इस कानून का विरोध बढ़ गया। तो दोस्तों इस कानून के कुछ प्रावधान को समझ लेते हैं, फिर इसके कुछ अच्छाइयाँ और कुछ इसकी बुराइयां दोनों समझते हैं लास्ट में। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं इस कानून की बात करूं तो इस कानून को राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार लागू करता है। कहाँ पे लागू करता है? जहाँ पे अशांत क्षेत्र होते हैं उसी पे ये लागू किया जाता है। अशांत क्षेत्र की परिभाषा अफास्पा अधिनियम के सेक्शन 3 में इसका डेफिनेशन दिया है, किसको आप अशांत क्षेत्र बोलेंगे। दूसरी चीज दोस्तों, इसका इसमें क्या क्या प्रावधान है, क्यों इसको इतना इसका विरोध किया जाता है? दोस्तों जहां पे भी अफास्पा कानून लागू कर दिया जाता है वहां पे आर्मी को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जाती है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि आर्मी, यानी कि जो देश की आर्म्ड फोर्सेज हैं, इनको शक के आधार पे, इनको संदेह होता है, शक के आधार पे ये किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। शक के आधार पे बिना किसी वारंट के किसी भी परिसर की तलाशी कर सकते हैं। इनको अगर संदेह होता है तो ये कभी भी गोलीबारी भी कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को शूट कर सकते हैं बिना किसी एविडेंस के। और इन सब चीजों के करने के पीछे इनके ऊपर कोई भी कानूनी या किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं लगा सकते। अब सैनिकों को टोटली फ्री कर दिया गया है और इवन अगर किसी भी आर्मी आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ आपकी कोई शिकायत है या कुछ भी है तो आप कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते हैं। पूरी तरह से इसमें आर्मी को स्वतंत्रता दे दी जाती है कि वो वहां पे सार्वजनिक व्यवस्था बनाने के लिए जो भी उचित कदम वो उठा सकते हैं। तो एक तरफ से इसका विरोध होता रहा है, मानवाधिकार ने हमेशा शुरू से इस अधिनियम का विरोध किया है। ये इनकी खास प्रावधान था कि इसको इसीलिए विरोध किया जाता है इसका। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसको कि इसकी कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयां भी हैं। अगर मैं अच्छाइयों की बात करूं तो अच्छाइयाँ ये है कि ये खासकर जो अशांत क्षेत्र है जहाँ पे इंसर्जेंसी सबसे ज्यादा होता है, तो वहाँ पे इसको ये व्यवस्था शांति व्यवस्था करने के लिए इसको लाया गया, जो कि काम भी ये करता है, शांति व्यवस्था लागू करता है। और दूसरा सबसे इसका अच्छाई ये है कि जैसे चाइना से रिलेटेड जो अरुणाचल प्रदेश का जो चाइना को टच करता है, वहां पे क्या होता है, चाइना अक्सर प्रॉक्सी वार कराता है। तो प्रॉक्सी वार में क्या होता है, यह पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर में हमेशा प्रॉक्सी वार होता है, तो उसको ये क्या करते हैं, एकोमोडेट कर लेते हैं या उसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। प्रॉक्सी वार का मतलब ये होता है कि जैसे देखिए, प्रॉक्सी वार का मतलब कि कई बार होता है कि वो एजेंट्स को या कई भी लोगों को बरगला के उनको जिहादी बना गया, जो भी हो उसके बिहाफ पे ये देश में आके हमला कराते हैं या टेररिस्ट एक्टिविटियों में इन्वॉल्व कराते हैं लोगों को। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अधिनियम ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि इसका आतंकवादियों ने भी बराबर इस्तेमाल किया। अक्सर ये देखा गया कि जब जो टेररिस्ट होते थे वो आर्मी का ड्रेस पहन के और घरों में तलाशी करते थे, वहां पे लूटपाट करते थे, जान माल की हत्या करते थे, तो इसका कहने का मिसयूज भी हुआ, जिसको बाद में आर्मी ने बहुत अच्छे से टैकल कर लिया था। अगर मैं इसकी बुराइयां या इसकी कमियों की बात करूं तो सबसे पहली बात जो कमी है कि आप सभी को पता है कि हमारे देश का जो व्यवस्था है वो कैसा है, संघात्मक ढांचा है। यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों को शक्तियां मिली हुई है। कल ही मैंने बताया आपको कि जो हमारा छठी अनुसूची है उसमें शक्ति का विभाजन कैसे किया गया है। सातवीं अनुसूची में बताया था मैंने शक्ति का विभाजन। तो इसमें क्या होता है कि इसमें केंद्र सरकार की शक्तियां राज्य सरकार के ऊपर ओवरलैप कर जाती है, यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार की बिना सहमति के भी उस राज्य या उस राज्य के किसी भी क्षेत्र में अफास्पा को लागू कर सकता है। ये सबसे बड़ी कमी थी। दूसरी चीज, इसमें किसी भी इंसान को बिना वारंट के गिरफ्तार और उसके घर की तलाशी या उसके परिसर की तलाशी करने का अधिकार दे देता है आर्मी को। इसमें कई बार क्या होता था कि फेक इनकाउंटर भी हो जाता था। फेक इनकाउंटर हो जाता था कि वो फर्जी में इनकाउंटर, भले ही वो निर्दोष हो दोषी हो लेकिन वो इनकाउंटर हो जाता था। तो ये सारी चीजें इसकी कमियां थी जो कि इसको सही करना बहुत जरूरी था। बाद में आर्मी ने इसको टैकल किया, लेकिन आज भी इस कानून का भरपूर विरोध किया जाता है
फास्पा को। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में पूरी चीजें समझ में आई होंगी। बाकी आप करंट इशू जो भी आते हैं आप उसको रिलेट करते चलिए, जो हाल फिलहाल के न्यूज में आते हैं, न्यूज़पेपर को कवर करते हैं, इसको जरूर देखिए। अगर आप मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको जीएस पेपर सेकंड और थर्ड में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो आप आंसर राइटिंग में आपको एक बेसिक ग्राउंड आपका तैयार होगा, जहां से आप आंसर राइटिंग को अपने हिसाब से अच्छे से लिख सकते हैं, उसकी कुछ कमियों को, प्रॉन्स को भी अच्छे से डाल सकते हैं। तो आई होप की वीडियो को समझ में आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।